प्रेजेंटेशन ताहिर मलिक साहब लेंगे। आज उन्होंने मुझे जो कहा था वो था कि आपसे मैं डिस्कस करूं कि जो एडिटोरियल पॉलिसिंग होती है किसी भी मीडिया आउटलेट में, उसके हवाले से बात की जाए कि वो करंट अफेयर्स पर जब पॉलिसी बनाते हैं कि आज के दिन में उन्होंने ये जो पर्टिकुलर टॉपिक्स डिस्कस करने हैं, इसमें क्या चीज़ें वो डिस्कस करेंगे, क्या नहीं करेंगे, या कौन सा टॉपिक जो है वो डिस्कस नहीं करेंगे। या एक अक्रॉस द बोर्ड पॉलिसी होती है कि जी चाहे आज का दिन है या चाहे एक साल बाद हमने ये पॉलिसी बना दी है कि ये पर्टिकुलर जो हमारे नो गो एरियाज हैं, फॉर एग्जांपल हम जिस तरह कहते हैं कि हमारे कुछ सेक्रेड काउज हैं कि हम उनके ऊपर जब बात करने लगते हैं तो हमें बड़ा कॉशियस होना पड़ता है। जिस तरह हम पाकिस्तान में 2-3 जो सेक्रेड काउज है, व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग विद वन ऑफ द न्यूज़पेपर्स इन पाकिस्तान, सो दे सेड कि जी ये 2-3 मुकद्दस गायें हैं, इनके हवाले से जब भी कोई खबर आएगी, सिंस यू आर अ यंग जर्नलिस्ट यू आर नॉट अवेयर ऑफ मैनी थिंग्स, तो आपने हमसे कंसल्ट कर लेना है कि आपने खबर कैसे देनी है। तो उसमें उन्होंने जो 2-3 हमें मुकद्दस गायें जो कहीं थी, उनमें से एक तो ऑब्वियसली जो है वो आपकी ये मिलिट्री थी कि इसके हवाले से कोई खबर आए तो यू शुड बी एक्स्ट्रा केयरफुल। अच्छा, सेकंड उन्होंने कहा जी कि जो मुल्लाज हैं, अगर इनकी तरफ से कोई खबर आए तो बी केयरफुल कि ऐसी चीज़ ना हो कि जिसके ऊपर वो हमारे जो है कोई प्रॉब्लम हो जाए। और तीसरा उन्होंने कहा था कि जिसको हम सम वर्ड जो है वो उसको कर सकते हैं, जो प्रेशर ग्रुप्स डिफरेंट होते हैं, जो ये इदारे हो सकते हैं, सरकार के भी हो सकते हैं या प्राइवेटली कुछ इदारे होते हैं, जिस तरह उनको अगर उनकी तरफ से उनको ऐसी खबर होती है तो वो, लेकिन ये दो मेन जो उन्होंने कहा था कि जी वो है मिलिट्री एंड मुल्ला। तो इस पे थोड़ा सा आपने कॉशियस होना है। अब ये एक अक्रॉस द बोर्ड एडिटोरियल पॉलिसी एक सॉर्ट ऑफ थी जो अनरिटन होती है, लेकिन पाकिस्तान में जब भी आप जर्नलिज्म करते हैं या पूरी दुनिया में कहीं भी, तो सिर्फ आप ऑब्जेक्टिविटी को जहन में नहीं रखते कि नहीं जी मैंने तो बस एक अजीम सिपाही बन के एक बस काम करना है, उसमें कुछ चीज़ें जो रियलिटीज़ हैं आपको उनको भी जहन में रखना पड़ता है। एंड जब मेरे एक सीनियर थे वो मीर शकीलुर रहमान को कोट करते थे कि सच जो है वो मसला नहीं है पाकिस्तान में बताना, सच कैसे लिखा जाए या कैसे बोला जाए ये एक इशू है। तो आप सच लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन उसका एक तरीका ऐसा है कि आप बात कह भी जाएं और वो किसी को नागवार ना गुजरे। सो ये एक बेसिक उसमें चीज़ें आपके होती हैं। आप में से अगर किसी ने काम किया हुआ है किसी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप उसमें अपना शेयर करना चाहेंगे अपना एक्सपीरियंस कि आपको जब एडिटोरियल पॉलिसी के हवाले से या जब आप कोई रिपोर्टिंग करते थे या खबरें एडिट करते थे, तो उसमें कोई भी किसी किस्म की आपको इंस्ट्रक्शंस मिली थी कि आपने कैसे करना है, या आपने जो पुराने कोर्सेज पढ़े हैं उसमें कोई आपने ऐसा कुछ समझा हो, आपको आपने पढ़ा हो? ना सर। अच्छा, आपने नहीं है। शुजा, ये बाकी सारी, ये उसामा है एक, या खवातीन में से किसी ने? नहीं सर। सर कोर्सेज तो ऐसे पढ़े हैं लेकिन अभी इस तरह का सच नहीं, अच्छा प्रैक्टिकल आपने, वर्क तो किया है, अच्छा एडिटिंग मैं, वगैरह। ठीक ठीक। तो उसमें जो अब आप एडिटिंग कर रहे थे वो कोर्सेज की, कोर्स को ये कोर्सेज में आपको असाइनमेंट थी एडिटिंग की, आमना? जी सर, ये था ना हम लोग का क्या कैमरा एडिटिंग का एक सब्जेक्ट था, एक उसका था नॉन लीनियर एडिटिंग का। एनएलई पढ़ा था आपने, ठीक है। और इसके अलावा किसी और का एक्सपीरियंस हुआ हो? तो सर ऑलराइट, ऐसा किसी का भी पाकिस्तान में एक्सपीरियंस जिस नहीं है। स्टैंडर्ड की एजुकेशन है। जी जी, उसामा कुछ कह रहे हैं, सबाहत ने तो कहा कि नहीं है एक्सपीरियंस। जी उसामा। सर मैं कह रहा था आपको पता है जिस स्टैंडर्ड की एजुकेशन है पाकिस्तान में। चलो ये भी एक अपना ठीक बात है। तो एनीवे उसमें एक जो कॉन्सेप्ट है एडिटोरियल पॉलिसिंग का, मैं आपको कुछ बेसिक्स उसकी आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, और जब आप बोर होने लगें तो आप मुझे बता सकते हैं, और आपका कोई भी सवाल हो तो वो जो भी नहीं इसका। सर, हम आपको एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा चलें, थैंक यू। पहली बार है, एंजॉय करें, 2-3 बार नजर आऊंगा फिर नहीं शायद करेंगे। चलें एनीवे, तो इसमें जो है आपने जब पॉलिसिंग की बात आती है तो उसमें आपने 2-3 चीज़ें देखनी होती हैं। एक तो एडिटोरियल का तो आपको पता है ना कि एडिटोरियल पॉलिसी क्या होती है, अखबारों में आपने देखा होगा ना कि वो एडिटोरियल्स आते हैं। जी जी सर, बिल्कुल। ठीक है। कोई ऐसा है जिसको जो क्लैरिटी नहीं है कि एडिटोरियल क्या होता है, एडिटोरियल पॉलिसी क्या होती है? एनीबॉडी फ्रैंकली?
ठीक। सर एक अच्छा दफा बता दें वैसे, ताकि जिनको नहीं पता हो उनको पता लग जाए। अच्छा ठीक है। एडिटोरियल जो है वो बेसिकली एक अखबार है या कोई भी एक पब्लिकेशन है, उसका एक एडिटर होता है। ये आपको पता है, एक हायरार्की है। तो वो एडिटर जो है उसका काम होता है, उसको हम कहते हैं वो गेट कीपर है। वो पॉलिसी एक डिफाइन करता है कि हमारे अखबार की ये एडिटोरियल पॉलिसी है और इसके हवाले से हमने ये खबरें दिया करनी है, वो सारे काम किया करने हैं। वो एडिटर जो है एक पॉलिसी जो बनाता है उसको हम एक एडिटोरियल पॉलिसी कहते हैं। और ये सिर्फ जो एडिटर अकेला नहीं बनाता, जो टेक्निकली स्पीकिंग एक एडिटोरियल ग्रुप होता है हेडेड बाय एडिटर। लेकिन उसमें आपके इदारे के बाकी लोग भी हो सकते हैं, और वो ये भी हो सकता है कि कुछ एक्सपर्ट्स जो हैं वो एज एकेडमिक्स को भी ऐड कर सकते हैं, या जो इदारे से मुंसलिक लोग नहीं भी हैं वो उनको भी ऐड करके उनकी भी खिदमत दे सकते हैं एडिटोरियल पॉलिसी बनाने में। अच्छा, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये पाकिस्तानी प्रैक्टिस नहीं है, ये एक ग्लोबल प्रैक्टिस है जहाँ बड़े बड़े जो इदारे हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स के उसका आपको पता होगा, या वॉल स्ट्रीट जर्नल है, टेलीग्राफ है, गार्जियन है, इस तरह के जो बड़े अखबारात हैं जिनका दुनिया में भी इन्फ्लुएंस है, जो अपने ममालिक में एक अच्छे अखबारात के तौर पर जाने जाते हैं, इनके एडिटोरियल अगर आप जाएं तो ये तो बाय लॉ ही इनको एडिटोरियल पॉलिसीज बनानी पड़ती हैं। और इनकी एडिटोरियल पॉलिसीज आपको इनकी वेबसाइट्स पे भी मिल जाएंगी। और वो सिर्फ एक एडिटर अकेला डिसाइड नहीं कर रहा होता, उसमें एक ग्रुप ऑफ जो है वो एक एडिटोरियल ग्रुप होता है जिसमें उन्होंने ना सिर्फ उस इदारे के लोगों को रखा होता है, जर्नलिस्ट को, बल्कि वो एकेडमिक्स और बाकी लोगों की भी खिदमत हासिल करते हैं ताकि वो एक ऐसी पॉलिसी बना सकें जो कानूनी तौर पर और जो जर्नलिस्टिक स्टैंडर्ड्स को जो है वो उसको मीट करे। तो इस पे हम ये है एक एडिटोरियल ग्रुप या एडिटोरियल पॉलिसी। अच्छा, अब ये इसके बाद जो है वो होता क्या है, वो एडिटोरियल पॉलिसी बन जाती है तो वो किस किस्म की हो सकती है। मैं इसमें आपको पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में कुछ एग्जांपल्स देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। जिस तरह आपने देखा है कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जंग ग्रुप, जंग अखबार और जियो और इनके जो बाकी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी एडिटोरियल पॉलिसी क्या है, तो आप में से कोई बता सकता है कि जी हमारे ख्याल से उनकी एडिटोरियल पॉलिसी है। ये जो जियो का भी नाम लिया आपने। जंग ग्रुप जियो का ही, जियो नहीं का ही है जंग ग्रुप का। जी सर, इनकी जो पॉलिसी है वो नवाज शरीफ के कहने पे सारा कुछ करना, या कह लें कि जिधर से फंडिंग आती है वहां से काम करना, ये पॉलिसीज उन्हीं की अप्लाई करते हैं। अच्छा अच्छा, अब ये शुजा ने कहा है कि जी ये जंग ग्रुप और जो है वो नवाज शरीफ की के तरफ से जो बातें आती हैं वो करते हैं, जहां से फंडिंग आती है वो करते हैं। किसी और का कोई ओपिनियन है? सर ये एंटी गवर्नमेंट होता है बस। एंटी गवर्नमेंट होता है, ठीक है। तो जब ये नून लीग की गवर्नमेंट थी उसामा, तो तब भी एंटी गवर्नमेंट था? जी बिल्कुल सर, ऐसे ही था। अच्छा, तो इसकी हमदर्दी फिर नून लीग के साथ जिस तरह सुजा ने कहा है वो कब हुई है? सर वो जब पीटीआई है। जब पीटीआई है तो हो गई है, सर ठीक है। आई थिंक ये गवर्नमेंट के हक में बोलती है और टुवर्ड्स डेमोक्रेसी। सही सही। अच्छा, अब ये है कि जियो कि तीन आप लोगों ने ओपिनियन दिए हैं कि वो एंटी गवर्नमेंट चलते हैं। सबात ने कहा है कि प्रो डेमोक्रेसी है, सुजात ने कहा है कि ये पीएमएलएन की तरफ इंक्लाइंड है, और थोड़ा सा जहाँ से फंडिंग आती है उसके हक में बोलते हैं। अच्छा, एआरवाई की क्या पॉलिसी है? सर वो पीटीआई वाले। पीटीआई वाले हैं। सर उनकी उनकी एंटी जियो है। एंटी जियो, मतलब जो जियो ने कहना उन्होंने उल्टा कहना। उल्टा कहना। सो जिस दिन जो है वो जियो नवाज शरीफ के खिलाफ और पीटीआई के हक में हो जाएगा तो एयर बॉय जो है वो उल्टा हो जाएगा। बिल्कुल सर ऐसे ही। मीडिया भी जो है ना काफी हद तक सियासी गुलामी का शिकार हुआ है, इस वजह से जो है ना वो अपनी कह लेंगे अपनी राय की न्यूज नहीं चला सकता जो उसको मतलब सूटेबल हो। अच्छा, तो ये अपना ये एयरवाई की आप कह रहे हैं राय की नहीं चला सकता। अच्छा, अब ये हमने बात की है चैनल्स, ये दो जो हैं ये तो बिल्कुल उन्होंने क्लियर जो है वो एक्सट्रीम लाइंस ले ली हैं। एक आपके नज़दीक जो बिल्कुल चला गया जी कि वो एक खास पार्टी को सपोर्ट कर रहा है और एक हुकूमत जो आज की चल रही है उसके खिलाफ है, और एक जो है वो एक खास पार्टी और एक आज की हुकूमत के हक में है। कोई ऐसा चैनल या कोई ऐसी मीडिया ग्रुप जिससे आप वाकिफ हों जो कि आप समझते हैं कि बैलेंस्ड है, कि वो बिल्कुल किसी के ना नीचे लगा हुआ है ना किसी पे बिला वजह चढ़ाई करता है? सर आई गेस दुनिया न्यूज।
दुनिया न्यूज। सेम नहीं गेस। सर, वहाँ कामरान को देखें तो वो हर वक्त इमरान खान के हक में ही है। जो दुनिया न्यूज पे आता है कामरान, जी वो तो बिल्कुल। जीएनएन पे है। कामरान खान या कामरान शाहिद। कामरान खान। तो सर कामरान खान वो दुनिया न्यूज पे भी आ रहा है ना। अच्छा, दुनिया पे भी आ रहा है, ठीक। अच्छा, कामरान खान, ठीक है। मैं इमरान खान को आज आज कामरान खान के आज साथ। खान का इमरान के साथ। अच्छा, वो इमरान खान है जो जीएनएन पे आता है, जी ठीक है। सर। हाँ जी, वो काफी वो अपना इकोनॉमिक जो आजकल चल रही हैं पॉलिसीज, वो उसमें बड़ा सपोर्टिव ऑफ द गवर्नमेंट है। सर वो बिल्कुल रात ठीक। को जो कहता है सुबह इमरान खान वही करता है। अच्छा, वो उसके प्रोग्राम जितने भी देखे हैं। सो आप समझते हैं कि कामरान खान जो दुनिया पे प्रोग्राम कर रहे हैं वो काफी बैलेंस्ड है। सर आपने नहीं चैनल की हाँ, बात बैलेंस की नहीं है कि कौन सा चैनल जो है वो बैलेंस्ड है, नॉट सो वो, कौन सा होस्ट। हाँ ठीक है, यस यू राइट। और कामरान खान जो है वो दुनिया टीवी के ग्रुप हेड भी है ना, सो उनका एडिटोरियल पॉलिसी के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, इसलिए जी मैं सर। एज एन इंडिविजुअल उनके बात कर रहा हूँ कि वो जो बात करते हैं इसका मतलब है कि वो रिफ्लेक्शन ऑफ द एडिटोरियल पॉलिसी है समहाउ दुनिया न्यूज़ की। ओके। अच्छा, सो ये आप देख रहे हैं कि ये मजर फरीद ने थम्स अप भेजा, ये बात करना चाह रहे हैं वैसे ही। अच्छा, इसकी तस्वीर लगी है, तो जो आप देख रहे हैं कि इसमें आपने एडिटोरियल पॉलिसीज, मेरा अपना ज़ाती ख्याल है बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड एक जो मेरी प्रैक्टिसेस रही हैं जर्नलिज्म की उस हवाले से कि पाकिस्तान में, और मैंने थीसिस भी जो रिसर्च की थी, मेरा एमफिल थीसिस जो है वो पाकिस्तान में इसी हवाले से था कि एडिटोरियल पॉलिसी क्या रही है टूवर्ड ये जो ऑपरेशन हुआ था उसामा बिन लादेन के खिलाफ, ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर 2011 में। तो मैंने 5-6 अखबार पाकिस्तानी लिए थे, जिनमें से आधे इंग्लिश थे आधे उर्दू थे, और देखा था कि उनके एडिटोरियल्स ने कैसे कवर किया उसामा बिन लादेन को। सो मेरा जो उसमें ये इंटरेस्ट रहा कि मैं देखता हूँ कि एडिटोरियल, फिर मैंने उसको पढ़ा, मैंने इंटरव्यूज़ किए इन बड़े इदारों के जो एडिटर्स बैठे हुए थे उनके, कि आप हमें बताएं कि आपकी एडिटोरियल पॉलिसी क्या है और वो क्या रिटन पॉलिसी है। सो टू माई सरप्राइज, पाकिस्तान में जो अखबारात की हद तक कोई भी क्लियरली वेल रिटन एडिटोरियल पॉलिसी नहीं है। तो ये जो आप देखते हैं कि हर रोज़ आपके सामने जो ख़बरें लाई जाती हैं अखबारात के ज़रिए या इन चैनल्स और इन मीडिया ग्रुप्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स के ज़रिए या जो न्यूज़ चैनल्स हैं उनके ज़रिए, तो वो आपको जो पॉलिसीज़ नज़र आती हैं एडिटोरियल पॉलिसीज़, वो कोई वेल डिफाइंड नहीं है, वो आपको नहीं मिलेंगी इनकी वेबसाइट्स पे, या आप इनको अगर जाके कहें कि जी अच्छा कहीं पॉलिसीज़ लिखी हुई हैं तो उसकी एक कॉपी मुझे मिल सकती है, तो वो आपको नहीं मिलेगी। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान में किसी भी इदारे ने अपनी एडिटोरियल पॉलिसी नहीं लिखी हुई। एक्सप्रेस ट्रिब्यून एक एक्सेप्शन है, और उसकी रीज़न ये है कि वो इंटरनेशनल हेराल्ड ट्रिब्यून जो अमेरिकन पब्लिकेशन है उसके साथ उसकी एफिलिएशन है, और उनकी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी होंगे एमओयू साइन करने के, उसको फॉलो करने के लिए शायद उन्होंने अपनी पॉलिसी बनाई हुई है। बट आई एम वेरी वेल अवेयर कि उसमें भी जो इंटरनेशनल हेराल्ड ट्रिब्यून की जो पॉलिसी गाइडलाइंस हैं उससे पाकिस्तानी जो एक्सप्रेस ट्रिब्यून है वो ऑब्वियसली थोड़ा सा बदल जाता है, क्योंकि पाकिस्तान में रियलिटीज़ डिफरेंट है। आई रिमेंबर कि जब जो वो 2 पेजेस इंटरनेशनल हेराल्ड ट्रिब्यून के छापते थे, तो उसमें उसामा बिन लादेन के ऑपरेशन के हवाले से एक बड़ा आर्टिकल आया था, और ऑब्वियसली वो थोड़ा सा ऐसा सेंसिटिव नेचर का था जो कि पाकिस्तान में शायद उनके लिए छापना मुश्किल होगा, तो उन्होंने वो पेज ही पूरा ब्लैंक कर दिया, मतलब वो खाली सफ़ा उन्होंने छोड़ दिया। इस पर बड़ी बहस हुई कि जी ये किस किस्म का इनका एमओयू हुआ है इंटरनेशनल हेराल्ड के साथ कि ये उनका ही पेज को पाकिस्तान में करने नहीं दे रही, और ऐसी क्या बात थी कि वो नहीं हुआ। वो फिर हुआ ये कि वो ज़्यादा वायरल इस तरह होना शुरू हो गया कि लोगों ने इंटरनेशनल हेराल्ड ट्रिब्यून की वेबसाइट पे जाके देखा कि उस पेज पे क्या छपा हुआ था, तो वो पता चला उसामा बिन लादेन के ऑपरेशन के हवाले से एक आर्टिकल था। तो इसलिए पाकिस्तान में वो, चूँकि वो थोड़ा सा क्रिटिसाइज कर रहा था मिलिट्री को, तो वो शायद उन्होंने मुनासिब नहीं समझा जो लोकल यहाँ पे बैठे हुए थे कि ये वो इतना रिस्क नहीं ले सकते कि उनको क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़े, सो दे कुडंट डू इट। ये एक प्रॉब्लम जो है वो उनके साथ हुई। अच्छा, ये एक चीज़ आप देखते हैं कि ये यहाँ से पहली चीज़ तो ये है कि एडिटोरियल पॉलिसीज डिफाइंड नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ पे कोई डिफाइन होती भी है वो बहुत जल्दी वेरी कर जाती है।
लेकिन इसके बीच अगर आप देखें ना उसमें बिटवीन द लाइंस तो चीज़ें बड़ी क्लियरली डिफाइंड हैं। जिस तरह आपको बिल्कुल क्लियरली पता है कि जियो ने ये पॉलिसी लाइन लेनी है जब उन्होंने बात करनी है किसी भी एक पर्टिकुलर इशू पर। फॉर एग्जांपल पीटीआई गवर्नमेंट ने कोई नया लॉ जो है वो मूव किया है कि ये पास होना चाहिए, या पीएमएलएन ने कोई प्रोटेस्ट किया है, या नैब के ऊपर कोई कार्रवाई हुई है, या पैमरा का कोई नया रूल्स एंड रेगुलेशन आया, तो आपके जहन में ऑलरेडी होगा कि जियो इसको कैसे कवर करेगा। इसी तरह अगर आप सोशल मीडिया या टीवी पे ARY या दीगर कोई चैनल्स देखते हैं और आप उसके रेगुलर व्यूअर हैं, तो मेरे ख्याल से वो आपकी जहन साजी कर चुका है। आपको पता है कि ये चैनल आप क्यों देखते हैं और ये एक पर्टिकुलर इशू के ऊपर किस तरह से बात करेगा और बहस करेगा। सो ये आपकी जो चीज़ है, ये उनकी एडिटोरियल लाइंस हैं जिसको आप फॉलो करके एज एन ऑडियंस आप समझते हैं कि ये इदारा, ये मीडिया आउटलेट हमारे जब ये इस पर्टिकुलर इशू के ऊपर ये स्टांस लेती है। सवाल ये नहीं है कि वो स्टांस जो क्या लेते हैं, सवाल ये है कि क्या वो स्टांस लेना जर्नलिस्टिक वैल्यूज़, जर्नलिस्टिक एथिक्स जो आपने पढ़ी हैं, या एडिटोरियल एक पॉलिसी का जो एक एडिटोरियल स्टैंडर्ड्स का जो एक क्वेश्चन है, क्या उसके मुताबिक वो ठीक है या नहीं। आप जो भी आप जितने भी लोग हैं, मैं चाह रहा हूँ बारी बारी आप जितने भी लोग इस वक्त हैं वो एक एक करके दो चीज़ें मुझे बताए। एक कि वो कौन सा रेगुलरली मीडिया आउटलेट देख, चैनल या अखबार उसको रेगुलर उसके व्यूअर या रीडर है, और उस पे वो उसकी वो समझते हैं कि पॉलिसी जो है वो यस या नो में मुझे बताएं कि जी हाँ उसकी पॉलिसी से हम मुत्तफिक हैं, और एक लाइन में बताएं कि उसकी ये पॉलिसी है। 3 चीज़ें आपने मुझे बतानी है बारी बारी। आप कौन सा इदारे के चैनल या उसको देखते हैं, अखबार को पढ़ते हैं, उसकी पॉलिसी से आप अग्री करते हैं नहीं करते, और उसकी एक लाइन में आपकी डेफिनेशन क्या है कि उसकी ये पॉलिसी है। हम मिसाल ले लेते हैं कि वो अगर गवर्नमेंट की किसी चीज़ के ऊपर खबर देते हैं तो वो कैसे देंगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम, ये मेरी जो लिस्ट आ रही है, मेरे सामने जो व्यू आ रहा है उसमें सबसे पहले शुजा है, सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम शुजा। सर ये है कि मुझे थोड़ा सा ना क्वेश्चन की सेंस समझ नहीं आई, इस वजह से एक दो से पूछ लें, फिर मुझे थोड़ा सा इल्म हो जाए। मैं आपसे करता हूँ ताकि अगर किसी और को नहीं आई तो मैं आपको गाइड कर लेता हूँ। आपको कौन सा आपका जो कोई एक चैनल है जिसको पसंदीदा है या आप सबसे ज्यादा देखते हैं? सर वो प्रोग्राम था मुबशर लुकमान का, चैनल तो नहीं, लेकिन मैं उसको सही तरह सुनता था। अच्छा चलें उधर से कह लेते हैं। अच्छा, जब आप सुन रहे थे आप उससे जो वो कहते थे आप उससे बिल्कुल मुत्तफिक हैं? नहीं सर, मुत्तफिक तो नहीं, हर बात में इख्तलाफ राय तो होता ही है किसी न किसी बात पे। कुछ बातों से मुत्तफिक हो सकते हैं, कुछ पे इख्तलाफ होता था। अच्छा, और अच्छा अब ये दो चीज़ें आपने कहा कि वो अगर एक लाइन में आप बताएं कि मुबशर लुकमान की पॉलिसी क्या है या मुबशर लुकमान के चैनल के एडिटोरियल, एक लाइन में अगर आप बता सकें तो वो क्या हो आपके नज़दीक क्या है? सर ये थोड़ा मुश्किल है एक लाइन में डिफाइन करना। अब ये चले मुख्तसरन, जितना मुख्तसरन आप कर सकते हैं। किस तरह बयान करूँ? अच्छा, जिस तरह मैं आपको, चलें बोलें। जी जी, बोलें एग्जांपल दे दें सर। हाँ, जिस तरह मैं अगर ये कहूँ कि जी मुझे जो है वो एक फलां जो पसंद है चैनल, वो मुझे इसलिए पसंद है कि वो किसी की साइड्स नहीं लेता और बड़ा बैलेंस्ड है, और उसकी रिपोर्टिंग जो है ना बड़ी ऑब्जेक्टिव, उसमें मारूजियत बड़ी है, वो स्टैट्स और फैक्ट्स और फिगर्स के साथ बात करते हैं, ये इसलिए मुझे उसकी बेपसंद है। अभी मैंने एक जुमले में आपको बताया, में रहते हुए तो ये झूठी एग्जांपल है ना कि वो बड़ा मैंने इसलिए जनरल एग्जांपल दिए ना कि मैं एक चीज कह दूंगा तो फिर वो सारे वो ना कहना शुरू कर दें, तो मैंने इसलिए किसी का नाम नहीं लिया। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपका ओपिनियन जानूं। क्या मैंने आपको एक लाइन में बता दिया कि मुझे वो चैनल इसलिए पसंद है कि वो इस तरह, तो आपको मुबशर लुकमान क्यों पसंद है? सर मुझे वो इसलिए पसंद है क्योंकि 50% झूठ होता है और 50% सच होता है, यानी कि वो पार्टीबाजी भी कर लेता और नहीं भी करता। तो आपको 50% उसका झूठ ज्यादा पसंद होता है या सच? सर झूठ पसंद है, झूठ सारे सुनना चाहते हैं। अच्छा चलो, ये भी अच्छा। हाँ जी, रमशा इज नेक्स्ट ऑन माय लिस्ट। जी रमशा, आपको आवाज आ रही है? चलें, मूविंग ऑन टू किरण। नो सर, किरण स्टूडेंट नहीं है। ओके सॉरी, किरण तो वो आ गई हैं, किरण साजिद आ गई, ठीक है। अच्छा आमना। सर अगर न्यूज़ की बात करें तो मैं जियो को ही सुना है ज्यादा।
और उसी के बारे में पता है। बाकी अगर किसी टॉक शो के बारे में करें तो वो मुझे जावेद चौधरी का पसंद है, क्योंकि वो उसकी मतलब आ, मुझे लगता है कि वो ठीक बोलता है। अपनी ठीक। अपनी तो ओपिनियन होती है आमना, आपको जियो हर जो इंसान। है, आप उसी पॉलिसी से मुत्तफिक हैं? नहीं, वो तो अगर किसी एक चैनल को पकड़े तो जाहिर सी बात है हम नहीं होंगे। लेकिन दुनिया न्यूज है इसमें कि जो मेरा ख्याल है कि बैलेंस रखती है, क्योंकि ठीक है। जो जियो है मोस्टली वो एंटी गवर्नमेंट ही देखी है, अच्छा, इंडिया तो के अगेंस्ट, और एआरवाई देखता है आप गवर्नमेंट। सबसे ज्यादा जियो देखती हैं? जी सर, वो भी और आप बहुत कम। समझती हैं कि लेकिन जी। आप समझती हैं कि वो एंटी गवर्नमेंट है? जी सर। ठीक हो गया। मोमल, वो ये कह रहा है कि हम हो जाएंगे, रिमेनिंग मीटिंग टाइम जो है वो रह गया है 10 मिनट्स। हाँ जी, जी मोमल। जी सर, मैं ज़्यादा जियो देखती हूँ, लेकिन जो राइट। मेरा फेवरेट टॉक शो सर मैं ज़्यादा जियो देखती हूँ, लेकिन जो मेरा फेवरेट टॉक शो है ना वो ARY पे है, काशिफ अब्बासी का। जी जी। तो तो आप क्या समझती हैं कि जियो जो है उसकी पॉलिसी क्या है, और आप उससे मुत्तफिक हैं, और काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम को पसंद करने की आपकी वन लाइनर वजह क्या है? सर जियो एंटी गवर्नमेंट है, ये तो सबको ही पता है, लेकिन अच्छा। काशिफ अब्बासी के इसलिए कि क्योंकि सर वो अपने गेस्ट की ना उनको मतलब टाइम देता है अपनी बात कंप्लीट करने का, और फिर सही। उस पे अपनी जो राय है वो देता है, सही। बस इसी वजह से। सही। अच्छा, मैं अब जनरली, क्योंकि टाइम कम रह गया, मैं उसको कंक्लूड करूंगा। जनरली स्पीकिंग, कोई और बात करना चाहे, कोई जो हटके हो, बाकी लोगों ने भी बात की है। सर जी प्लीज बोलें। सर जो जियो है ना वो मेजोरिटी को तरफ जाता है। सही। इसका क्या मतलब है, आप कहते हैं मेजोरिटी की तरफ सर जाता मेजोरिटी की तरफ इसलिए कि जो हुकूमत है उसमें उसको देखा जाएगा, वोट कितने लिए होते हैं, 1 से 1.5 करोड़, और है? जो सही। अपोजिशन में होते हैं वो 2.5 से 3 करोड़ तक चले जाते हैं। हम्म। तो इसलिए मेजोरिटी व्यूअर्स की ज्यादा मेजोरिटी होती है उसकी तरफ, अपोजिशन की तरफ। ठीक है। ठीक है। तो जियो इसलिए हमेशा अपोजिशन की तरफ जाता है। राइट। बिल्कुल ठीक है। मैं आपके ओपिनियन से इत्तेफाक करता हूँ किसी हद तक। ये रमशा ने लिखा है पीटीवी इज द बेस्ट। अच्छा रमशा, आपका चूंकि थोड़ा सा डिफरेंट ओपिनियन है, आप बोलना चाहेंगी? सर पीटीवी भी औरतों को लगता है। रमशा को आवाज आ रही है मेरी? सर ARY आवाज आ रही है, न्यूज। बट आई गेस वो बोलेंगी नहीं। अच्छा, शर्मीली है बहुत? नहीं सर, शर्मीली तो नहीं है। अच्छा ठीक है, चलें ठीक है। तो अब अच्छा, मैं अब उसको ना मुख्तसरन 5-4 मिनट में कंक्लूड करता हूँ। उसके बाद गूगल क्लासरूम में जो है आपको कोई क्वेश्चंस होंगे तो वी कैन टॉक अबाउट इट। आई एम नॉट श्योर इफ आई कैन जॉइन यू ऑन गूगल क्लासरूम, आई विल ट्राई। अदरवाइज जिस तरह भी अवेलेबल होगा किरण के मैनेज, तो मैं उस तरह होऊंगा। सर दोबारा आप ये रख लें सेशन रूम का, अगर जो जूम। बाकी। अच्छा चले, मैं देख लेता हूँ कि आई टॉक टू किरण। सो अभी मेरे पास है, मैं देख लेता हूँ कि मैं 7 मिनट टोटल आ रहे हैं। मेरा ख्याल है कि मैं 3-4 मिनट में कंक्लूड कर लूँगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो उसमें मैंने एक आपको जनरल उसका ओवरव्यू दे दिया कि एडिटोरियल पॉलिसिंग कैसे होती है, और उसमें गेट कीपिंग का कॉन्सेप्ट होता है। सो एक तो ये चीज़ जो नोट कीवर्ड जो है ना वो आप नोट कर लें, दो हैं। एक तो है कि एडिटोरियल पॉलिसी, और दूसरा है गेट कीपिंग, तो आपको समझ आ जाएगा। मुख्तसरन बैकग्राउंड गेट कीपिंग का ये है, खवातीन जो है वो गौर से सुने, उनके लिए इंटरेस्टिंग है। आज से करीबन 100 साल पहले गेट कीपिंग का कॉन्सेप्ट आया था, और ये जो कॉन्सेप्ट जिस शख्स ने दिया था उसने ये आइडिया लिया था खवातीन से। उसने जो एग्जांपल दी थी ना, उसने कहा जी कि गेट कीपर तो खवातीन होती हैं, क्योंकि खवातीन घर में ये डिसाइड करती हैं कि आज बच्चे ने कौन से कपड़े पहनने हैं, आज किचन में क्या पकेगा, और आज हम क्या खाएंगे। तो ये गेट कीपिंग थी उनकी घर से। तो उन्होंने यहाँ से उसका ये आइडिया लिया, इंस्पिरेशन ली। ये खवातीन के लिए इंटरेस्टिंग है कि यहाँ से आया गेट कीपिंग का कॉन्सेप्ट, और ऑब्वियसली वो डिफाइन होता होता रिफाइन होता होता आपस में वो बाद में चला गया गेट, इस पे एडिटोरियल पॉलिसीज जो हैं उसके साथ लिंक्ड हो गई।
सो यही जो घर में हाउस होल्ड में एक खातून का रोल होता है, ये ही एक इदारे में एक एडिटर का या एडिटोरियल ग्रुप का रोल होता है। वो एक इस तरह करते हैं कि वो ये देखते हैं कि कौन सी खबर उनकी जो छन्नी लगी हुई है, उनका जो फिल्टर लगा हुआ है, उसमें से गुजरेगी और ऑडियंस तक पहुंचेगी। तो ये जो दरमियान में वो खड़े हैं, वो गेट कीपर्स हैं, वो चौकीदार हैं, वो मुहाफिज हैं, वो खड़े हैं कि ये खबर जो है इसके लिए दरवाज़ा खुलेगा और ये लोगों तक पहुंचेगी और ये खबर नहीं पहुंचेगी। अच्छा, अब वो इसको डिसाइड कैसे करते हैं कि कौन सी पहुंचेगी, कहाँ नहीं पहुंचेगी? इसके लिए मैं आपको एक जर्नलिस्टिक व्यू देता हूँ कि जो एक अच्छे असूलों के मुताबिक जो व्यू होता है, उसमें जो मैंने जिस तरह कहा कि उसमें ऑब्जेक्टिविटी होती है। ये तीसरा कीवर्ड है आपका कि ऑब्जेक्टिविटी। ये ऑब्जेक्टिविटी होती है मारूजियत, इसको उर्दू में कहते हैं, कि आप कोई साइड, यू डोंट टेक एनी साइड, टेल ऑल साइड्स। तो ये इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिविटी, कि आप ना नून लीग के हैं, ना पीटीआई के हैं, ना एमक्यूएम के हैं, ना पीपल्स पार्टी के हैं। आप एक जर्नलिस्ट हैं जिसने एक इवेंट, एक इंसिडेंट को देखा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की और उसमें जो फैक्ट्स एंड फिगर्स थे वो मेंशन कर दिए, तो आपका इसमें ओपिनियन माइनस हो जाता है। तो आप अपने ओपिनियन को जब करते हैं, उसको फिल्टर और स्टैट्स और फैक्ट्स को डालना शुरू कर देते हैं, तो वहां पे एक खबर की मारूजियत, ऑब्जेक्टिविटी में इजाफा हो जाता है। ये एक एडिटोरियल ग्रुप की पॉलिसी होनी चाहिए। फिर कुछ ऐसे भी एडिटोरियल ग्रुप्स होते हैं, वो ये कहते हैं कि जी हमने ये पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ कि बेहयाई पे मबनी कोई भी कंटेंट जो है वो हमारे अखबारों पे नहीं आएगा। फिर उनको डिफाइन करना पड़ता है कि बेहयाई क्या है, क्योंकि शुजा की डेफिनेशन बेहयाई की और सिद्रा डार की या बुशरा हामिद की या हैदर की और उस्मान शाहिद की बेहयाई की डेफिनेशंस मुख्तलिफ हो सकती हैं। सो इसलिए आपको ये डिसाइड करनी पड़ेगी पहली चीज़ ये क्या है, बेहयाई से क्या मुराद है। जब आप वो डिसाइड करेंगे तो फिर आप ये डिसाइड करेंगे अच्छा जी ये इस डेफिनेशन के मुताबिक ये चीज़ हमारे अखबार या टीवी पे नहीं चल सकती, तो वो आ जाएगी आपकी एडिटोरियल पॉलिसिंग आ जाएगी। अच्छा, अब जिस तरह आपने देखा कि पिछले कुछ दिनों में ऐसा हो रहा है, पिछले 1-2 सालों में, कि पाकिस्तानी चैनल्स खसूसन बहुत ज़्यादा प्रेशर में, और बहुत सी खबरें जो आपको सोशल मीडिया पे मिलती हैं वो उन चैनल्स पे आपको नज़र नहीं आती। उसकी रीज़न जो है, अब वो एडिटोरियल पॉलिसी के ऊपर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस हैं, बैरूनी दबाव आ गए हैं। उसमें सबसे बड़ा जो दबाव है वो फाइनेंशियल है। जब से नई हुकूमत आई है, फाइनेंशियल क्राइसिस में है, इसने बहुत बड़ा जो मीडिया का एडवर्टाइजिंग बजट था जो उनको पीएमएलएन में मिला था, उसको कट लगा दिया। उससे चैनल जो चैनल हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इंडस्ट्री है, वो प्राइवेट सेक्टर इतना ग्रो नहीं कर सका कि अगर आपको सरकार इश्तिहार देना बंद कर दे तो आप उसके सर पर चल सके। तो आपको सरकार की ज़रूरत होती है। सरकार ने जब इश्तिहार बंद किए, बहुत ज़्यादा वो जब प्रेशर आया तो बहुत से चैनल्स कोलैप्स कर गए हैं। और वो कोलैप्स करने का फ़ायदा सबसे ज़्यादा किसने उठाया है? वो पाकिस्तान में उठाया है पाकिस्तान के ताकतवर तबकों ने। उसमें हुकूमत भी है, उसमें रियासती इदारे भी हैं। और अब उन्होंने आप इन चैनल्स की एडिटोरियल पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करके डिफाइन करना शुरू कर दिया है। जिस तरह अभी कुछ दिनों पहले जब मतीउल्लाह जान जो जर्नलिस्ट हैं इस्लामाबाद बेस्ड, उनको अगवा किया गया, तो उस पर वॉइस ऑफ अमेरिका ने हामिद मीर का इंटरव्यू किया। उसने कहा जी कि मैंने एक सेगमेंट रखा कि मती की अगवा के ऊपर, और वो सेगमेंट मुझे एक खास इदारे से फ़ोन आया कि ये नहीं चलेगा, और वो एडिट हो गया। तो मुझे पता चल गया कि ये किस इदारे ने उससे, मेरे तो जहन में नहीं था कि मती को किसने किया है, लेकिन जब उस इदारे ने कहा कि खबर ना चलाओ तो मुझे पता चल गया कि मती को उसने किया है। और उसने साथ ही ये भी कहा कि वो इदारा ऐसा है कि जिसका सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो मेरे ख्याल से बगैर नाम आपकी बात रुकती है सर। मेरे ख्याल में ये जो इदारों पे बात आ रही है ना, वो ये है कि मुझे नहीं लगता इदारों के पास कोई इतना फालतू टाइम होगा कि एक छोटे से कह लें कि टीवी कास्ट या न्यूज जर्नलिस्ट को वो लेके जाएं और गायब कर दें और शाम को छोड़ दें। वो तो अगर अगवा करते हैं, मेरे अंदाजे के मुताबिक जहाँ तक मैंने देखा है, बंदा तो नजर ही नहीं आता। हाँ, ये भी आपकी ओपिनियन बनी हुई है, मैं इससे इख्तलाफ करता हूँ। लेकिन अभी चूंकि मैं बाकी आपने जो कहा ये किसी हद तक बात ठीक है, लेकिन मेरा ज़ाती ओपिनियन इससे मुख्तलिफ है। सो मैं इस पे फ़िलहाल बात नहीं करता क्योंकि हमारे पास वक्त ज़्यादा नहीं है। तो हम उस पर आते हैं कि ये मतलब ये पॉलिसिंग आ रही है, इसके ऊपर प्रेशर आ रहा है, तो आपके एक्सटर्नल प्रेशर्स जो हैं वो आपके इंटरनल पॉलिसीज़ पे इफेक्ट करते हैं, और वहीं कहीं जाके आपने रियलिस्टिक होकर बैलेंस करना होता है पॉलिसी को, कि आपने आप क्या मुकम्मल तौर पे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं या नहीं हो सकते, या ARY की तरह बिल्कुल आप जो है वो इंतहाई प्रो गवर्नमेंट या प्रो एस्टैब्लिशमेंट चले जाएंगे, या जियो की तरह कोई ऐसा स्टांस लेंगे कि जहां आपको लगे कि जियो एक एंटी गवर्नमेंट या एंटी एस्टैब्लिशमेंट है। एक और चीज़ जहन में रखें कि मीडिया जो है उसमें जो है वो रिफ्लेक्शन ऑफ फैक्ट्स ज़्यादा है, वो खुशी की खबरों को ज़्यादा नहीं करता।
ये मीडिया का कोई रूल है, ये नहीं है कि जी हमारा मुल्क का मीडिया देखें जी अच्छी चीजें तो दिखाता नहीं है, ये ऐसी कोई बात नहीं है। मीडिया हमेशा एक जो नेगेटिव चीज है उसको पॉइंट आउट ज्यादा करता है। ये मीडिया का एक उसकी जीन्स में है, वो बनाई इसलिए है कि वो उसने चीजों को चूंकि करेक्शन की तरफ लेकर जाना होता है, इसलिए वो उन चीजों को ज्यादा हाईलाइट करते हैं कि ठीक है ये तो आपने बिल्कुल ठीक कर दी हैं चीजें, तालियां, वेरी गुड, लेकिन ये चीजें अभी भी ठीक होने वाली हैं। तो भाई साहब हम बार बार आपको बताते रहेंगे कि इनको ठीक करो, इनको ठीक करो। अस्पताल ठीक कर दी हैं, अब स्कूल ठीक करो, स्कूल ठीक कर दी हैं, अब बाकी इदारे ठीक करो, अदालतें ठीक हो गई हैं तो अब नीचे की लो और अदालतें ठीक हो। सो इस तरह से जो मीडिया की जो पॉलिसी है वो एक ऐसे रहती है कि वो स्पॉटलाइट रखता है किसी एक चीज पर, और वो नॉर्मली नेगेटिव चीजें होती हैं। सो आप ये सोचते हैं कि हमारा मीडिया नेगेटिव है, तो ये नहीं है, मीडिया इज लाइक दैट। सो दिस इज द पॉलिसी।